हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आई होप आप लोग ठीक होंगे। और आज हमारी अब एक रिवीजन चेकलिस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं आप सभी के लिए। और आज तो बहुत बहुत ही हल्का टॉपिक लिया है मैंने, और इसमें हमारा आज ईएम वेव है। हल्का टॉपिक हमें क्या करना है, हमें तो एक क्वेश्चन सही करना है, वो यहाँ से आता है। इससे पहले हमने एक वीडियो करी थी, वो वीडियो थी हमारी सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो मस्ट टू टॉपिक है ये जेई के लिए। इसमें हम 10 कंसेप्ट पढ़ेंगे, 10 अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे, आपको आगे वीडियो में पता लगेगा। और उससे रेफरेंस एक एक दो दो क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, साथ में ही हम स्टेटमेंट क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। जो स्टेटमेंट क्वेश्चन है वो बहुत सरल है, अगर मैं बताऊं वो नीट से भी सरल है, लेकिन थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल हम 51 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी को कंप्लीटली कवर कर लेंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और वो हम लास्ट में करेंगे। इवन एनसीईआरटी के अगर अंदर कोई इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं उसको एनसीईआरटी में हाईलाइट लगा के आपको उसका स्क्रीनशॉट भी दिखाऊंगा, और उसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वीडियो कितनी लंबी होगी मुझे भी नहीं पता, और आपको भी नहीं जानना चाहिए। ठीक है, देखिए मेहनत बहुत लगी है इस कंटेंट को बनाने में, और जो वीडियो आएंगे उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लग सकता है, लेकिन उसमें कंप्लीट कंटेंट होगा, एनसीईआरटी कंप्लीट कवर होगी, इवन टाइप भी कवर होंगे। ठीक है, अभी आप देखेंगे कैसे टाइप मैंने इसमें बना रखे हैं, बहुत मेहनत कर रही है मैंने इस प्लेलिस्ट में। और इसमें आज हम ईएम वेव कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सैंपल के फॉर्म में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो आप फिर जरूर बताइएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक ऑफ ईएम वेव कि ईएम वेव का जो हमारा प्रोडक्शन है वो कहाँ से हुआ। तो बच्चों, जो ईएम वेव है वो वैसे तो हमारे हर्ट्ज साहब ने डिस्कवर कर दी थी, जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे स्पार्क प्लग में। तो वहां पर उन्होंने देखा था कि कुछ एक कांस्टेंट एलसी ऑसिलेटर से कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की क्या निकल रही है, विजिबल लाइट निकल रही है। ठीक है, उसको भी अभी हम बाद में एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे। बेसिकली अगर आपसे स्टेटमेंट में आता है कि ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोड्यूस हो सकती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से प्रोड्यूस हो सकती है, इवन आपका कोई ऑसिलेटिंग चार्ज है या एक्सेलरेटिंग चार्ज है। ठीक है, कोई एक्सेलरेटिंग चार्ज है, इस एक्सेलरेटिंग चार्ज से भी आप ईएम वेव प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट और जो मैं आपसे कह रहा हूँ, जो हमारा हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट हुआ था, तो वो कहते हैं कि एलसी सर्किट जो होता है, एल फॉर इंडक्टर, सी फॉर कैपेसिटर, तो एलसी सर्किट हमारा कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की वेव हमारा प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अभी हम आगे जब एनसीईआरटी को लाइन में आपको दिखाऊंगा, लास्ट में दिखाऊंगा, तो आप उसको देखेंगे। ठीक, तो ये तो ईएम वेव के बारे में बेसिक बेसिक बात हुई कि ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होगी। टाइम वेरिंग फील्ड से होगी, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से होगी, एक्सलेटिंग चार्ज से होगी, फ्रैंक्स ये जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एलसी ऑसिलेटर से होगी। ठीक है, अब होगा क्या, देखिए ये हमारा एक कुछ डायग्राम दिख रहा है आपको, ये एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो अब देखो, जो हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हम वो कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तब ये उन्होंने ईएम वेव को ऑब्जर्व किया था कि कुछ वेव निकल रही है करके। ठीक है, तो बेसिकली ईएम वेव कब होगी, ईएम वेव में ऐसा होगा बच्चों कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके वाइब्रेशन, इसके वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, और ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ईएम वेव आपकी एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन दे रही है, वाई एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन दे रही है, तो इसका मतलब ये हो गया एक्स क्रॉस वाई जो होगा वो आपका डीओपी होगी, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। आप ये एनसीईआरटी के डायग्राम देखिए, और इस डायग्राम में देखिए जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के ये वाले वाइब्रेशन है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के ये वाले वाइब्रेशन दोनों परपेंडिकुलर हैं, और जो ईएम वेव की ट्रेवल होने की डायरेक्शन क्या है, वो जेड है। तो पहला पॉइंट आपका ये निकल गया कि जो ईएम वेव है, ईएम वेव में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वाइब्रेशन होंगे, वाइब्रेशन या ऑसिलेशन होंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां से एक बात कंक्लूड ये लगी कि तीनों आपस में क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। अब आप कहेंगे सर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या है, आप जब स्टार्टिंग में 11th क्लास में आए होंगे तो आपको जहां भी आपने पढ़ा होगा तो बेसिकली ये बताया होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस होती है, इसका मतलब ये हो गया एक्स वाई जेड आपस में क्या हो जाएंगे,
90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है, तो अगर एक्स वाई से, वाई जेड से, जेड एक्स से, ये तीनों कोई भी किसी से 90 डिग्री बना रहा है तो हम इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कह देते हैं, थीटा 90 हो जाएगा। ठीक, तो अगर आप किसी दो का प्रोडक्ट करेंगे, दो का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो तीसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या हो जाएगा, ई क्रॉस बी। जहाँ भी ई होगा, जहाँ भी बी होगा, आप उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देंगे। ठीक है, ये हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये भी हमारा क्रॉस प्रोडक्ट से ही डिफाइन होता है, तो इसीलिए ये डायग्राम ऐसे बना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब देखिए, इसी पे बेस्ड इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने, समझ रहे हैं? अब ये स्टेटमेंट में क्या कह रहा है देखिए, जिसको थ्योरी आती है उसके लिए तो कुछ है ही नहीं। 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन प्लेन ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक हो गया। आगे क्या करें, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव शुड बी अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर आपने थ्योरी जरा सभी ध्यान से सुनी है तो ये गलत है। क्यों है? अभी अभी हमने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर तो है और बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। या आप बोल सकते हैं तीनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों को आपस में 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। तो पहला वाला क्या कह रहा है, ये तो गलत कह रहा है। ठीक है, सेकंड क्या करें देखिए, अभी हम एनर्जी में आगे जाएंगे। कह रहे हैं द एनर्जी इन ईएम वेव इज डिवाइड इक्वली बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। देखो ऑब्वियस बात है, वाइब्रेशन सब कंट्रीब्यूशन है और एनर्जी भी अभी आगे हम देखेंगे इक्वली डिवाइड कैसे होती है। ये सही है, ये दोनों में हमारी डिवाइड होगी। आगे कह रहे हैं बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो यहीं पर गलत हो गया। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड तो परपेंडिकुलर होते हैं, फिर वो दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन से परपेंडिकुलर होते हैं। ये गलत बात हो गई भैया। डी कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये भी सही है। ई देखते हैं, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ये भी गलत है, इसको भी हम आगे जब पढ़ेंगे लाइन टू लाइन तो हम समझेंगे। तो कौन से सही हो गए, ओनली बी और डी। क्या कोई ऑप्शन है बी और डी? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर है ना? ऐसे ही हम इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। अब आगे देखिए, अभी एक दो पॉइंट इसमें नए आ गए तो उसको हम देखते हैं। कुछ प्रॉपर्टी में जाते हैं, उससे हमारा इससे और एक बढ़िया सा मैप बन जाएगा। तो बच्चों जो ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसकी कुछ प्रॉपर्टी है। आप चाहें तो हमारा फॉर्मूला रिवीजन देख सकते हैं। हमने उस फॉर्मूला रिवीजन में इसके एक एक पॉइंट पे बात कर रखी है और फॉर्मूला रिवीजन आपको देखना चाहिए। और अगर आप नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने जरूरी हैं। चाहे आपका पेपर को 1 महीना बचे है, चाहे 10 दिन बचे हैं। ठीक है, खुद के नोट्स ही लास्ट में रिवीजन किए जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी आप सभी ने देख ली, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। दूसरी आपने देख ली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इक्वल टू ई क्रॉस बी। ये दो प्रॉपर्टी तो आपने देख ली। तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बताऊं भैया, जो ये हमारा ईएम वेव है ये ट्रांसवर्स नेचर दिखाता है। कैसा नेचर दिखाता है? ट्रांसवर्स नेचर। क्लियर है यहाँ तक? तो ईएम वेव ट्रांसवर्स नेचर का है। और मैं आपको बता दूं, इसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए। ट्रांसवर्स नेचर का मतलब है नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोपोगेशन। कोई भी मीडियम हमें नहीं चाहिए उसके प्रोपोगेशन के लिए। पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट क्लियर, तीसरा पॉइंट क्लियर। अब हम कुछ नए पॉइंट करने जा रहे हैं। जो हमारा ईएम वेव है बच्चों, ईएम वेव हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। ठीक है, कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाई, कैन नॉट डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसकी प्रॉपर्टी है, आगे आपको अभी यूज आएंगे, यूज करोगे। ईएम वेव क्या है, ये कैरी करता है एनर्जी और मोमेंटम। ईएम वेव के पास एनर्जी भी होती है, अभी आगे आप ये भी सब पढ़ोगे, और मोमेंटम भी होता है। ठीक हो गया। आगे जब हम इसमें और बढ़ें तो जो ईएम वेव है बच्चों, ईएम वेव हमारा सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल फॉलो करता है। फॉलो सुपरपोजिशन, जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है
को फॉलो करता है। और सुपर पोजिशन आपको पता होगा, जब से दो वेव है, दो वेव का आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है तो उसका टोटल सम क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2। जैसे दोनों का इंडिविजुअल y1 y2 है तो आपका टोटल सम उसका जो होगा वो आपका किसके लिए आ जाएगा, सुपर पोजिशन फॉलो करेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एनसीईआरटी में लिखी है। जो ईएम वेव की ऑप्टिकल इफेक्ट है, जो आपके ऑप्टिकल इफेक्ट है ईएम वेव की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही हमारी क्या होती हैं, सारी क्या होती हैं, ऑप्टिकल इफेक्ट। ठीक है, आगे देखिए अगली जो मेन बात है इसमें। अब देखो ईएम वेव जो है, हम आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी वेव है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। आप किसी भी वेव को ऐसे लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर साइन जरूरी है, यार कॉस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, पीरियोडिक फंक्शन होने चाहिए साइन कॉस। और किसी भी वेव को पीरियोडिक फंक्शन से दिखाते हैं, आपने ऑसिलेशन पढ़ा होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर भी अगर आप किसी ईएम वेव को रिप्रेजेंट करोगे तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, तो जो ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको आप कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये हमने ईएम वेव का क्या लिख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए अगर हमने ईएम वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा तो ये जो पार्ट है इसका, ये ईएम वेव का सेम रहता है। ठीक है, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में आप आंख बंद करके ये तो लिख लोगे ऐसे ही। अब बात आती है ई नॉट, तो ई नॉट से आपको क्या निकालना पड़ेगा, बी नॉट निकालना पड़ेगा। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि ई नॉट से बी नॉट कैसे निकलता है। ठीक है, तो पूरी वेव में ये वाला पार्ट सेम रहेगा। तो आप ये भी बोल सकते हो जो ऑसिलेशन है ईएम वेव के, जो आपके ऑसिलेशन है ईएम वेव के, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, वो सेम फेज में होते हैं हमेशा। इसमें होंगे आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब अगर साइन है पूरा टेप दो नीचे साइन, कॉस है तो पूरा टेप के ले आओ। बस एम्पलीट्यूड जो है, इसको अब एम्पलीट्यूड कहते हैं, इसमें वेरिएशन आएगा। वो कैसे आएगा उसको अभी हम देखने वाले हैं आगे। ठीक, अच्छा यहाँ पर जो ओमेगा और के एक्स है, तो ओमेगा का फॉर्मूला आप सभी को पता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2π/t हो सकता है। ये आपका ओमेगा हो सकता है, 2π/f हो सकता है। ठीक है, और वहीं k का अगर आप देखें, k होता है वेव वेक्टर, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं, 2π/λ। ठीक है, अब देखो वेव की बहुत सारी इक्वेशन है, आप ये वैल्यू इसमें रख दो फिर कॉमन निकालो, तो आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम में। हम यहाँ पर जो ये k के साथ होगा, ये वेव की डायरेक्शन बताएगा। तो ईएम वेव कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स डायरेक्शन, एक्स मतलब आई कैप डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये माइनस में है तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ये एक्स में है तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपने देखा ई क्रॉस बी होता है, तो ई क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है। तो किसका इंटू करके आई आएगा, जे और के का। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये हमारा जे में होना चाहिए और ये हमारा के में होना। बहुत बार इससे क्वेश्चन आ रखे हैं आपके सीबीएसई में, तो आपको घबराना नहीं है। ठीक है, अच्छा ये जो अभी ईएम वेव हमने लिखी, इसके डिफरेंट फॉर्म है, आपको कई बार अलग अलग फॉर्म मिलते हैं। जैसे मैं ई को लेके चल रहा हूँ, जैसे आपका ई नॉट है, ये आपका साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है। अगर आप यहाँ पर ई नॉट तो ऐसे ही रहेगा, अगर आप ओमेगा बाहर निकाल दें तो क्या हो जाएगा, टी माइनस के बाई ओमेगा एक्स हो जाएगा। ठीक है, और ओमेगा होता है, ओमेगा बाई के आपका क्या होता है, अच्छा साइन लिखना हम भूल गए, ये हो जाएगा इक्वल टू ई नॉट साइन हो गया। अब देखो ई नॉट तो ऐसे ही रहा, साइन अगर आप यहाँ रख दोगे तो ओमेगा तो यही है, तो टी माइनस ये आपका वी एक्स भी हो सकता है, क्योंकि वेव वेलोसिटी होती है ओमेगा बाई के क्लास 11। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ईएम वेव जो है, ईएम वेव जो फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है वो स्पीड ऑफ लाइट से करती है। ठीक है, फ्री स्पेस में ईएम वेव की जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है। अच्छा ये एक्स बाय ना वी होगा, सॉरी
एक्स बाई वी होगा। तो इसको आपको कई बार ऐसे भी मिलता है, तो आपने इसके लिए प्रिपेयर रहना है कि डिफरेंट फॉर्म है, आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और ओमेगा की वैल्यू भी रख सकता है, कई बार उसकी के टर्म में भी पूछ सकता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा जो मैंने इसके बारे में आपको बताया कि ये क्या है। ठीक है, तो ये सुपरपोजिशन फॉलो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑप्टिकल इफेक्ट से होता है, पोलराइजेशन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होता है, और जो ट्रांसवर्स नेचर है ये भी हमने पोलराइजेशन से देखा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। क्लियर। अब आप देखिए, आगे देखिए, हम इसमें चले इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने आपसे कहा कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख लिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, और माइनस के एक्स। आपने कहा सर ये तो आपने कब का बता दिया, हम मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे ही लिख सकते हैं, ई नॉट और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को पूरा टेप लाएंगे नीचे। ये तो कहा अभी तक हमने। अब मैंने आपसे कहा था कि ई नॉट और बी नॉट की बात होगी अभी आगे। अब देखो, अगर क्वेश्चन में आपको कहा है कि ई एम वेव कहाँ चल रही है, ई एम वेव आपकी फ्री स्पेस में चल रही है, फ्री स्पेस में चल रही है, या कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर कुछ भी नहीं कहा है तो फ्री स्पेस ही एज्यूम करके चलेंगे। तो वहाँ पर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो होता है वो क्या होता है, सी। सी मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कब होगा भैया ये होगा सर फ्री स्पेस में। ठीक हो गया, यहाँ तक तो सबको आ गया। अब एक बात ध्यान रखिए, अब मान लो आपको E दिया है, B निकालना है, तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, B की वैल्यू हो जाएगी E नॉट बाई सी। अगर आपको B नॉट दिया है, E नॉट निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी C × B नॉट। यही तो होगा, तो ये इससे निकल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो C है ना बच्चों, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू भी C के बराबर आती है। ठीक है, क्लियर है। तो फ्री स्पेस में अगर हम ई एम वेव की स्पीड कहेंगे तो वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, नंबर 1। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो रिलेटेड है एक दूसरे से वो है कि V = E नॉट बाई V नॉट = C। अब अगर मीडियम की बारी आई, ये तो हमारी किसकी थी, फ्री स्पेस की। अगर आती है बात मीडियम की, वो मीडियम कह देगा। ठीक है, अब मीडियम में बहुत सारी चीज़ें आपसे कह सकता है। क्या, अगर किसी मीडियम में गई तो जो E नॉट बाई B नॉट है उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो C नहीं होगी, वो स्पीड V के बराबर हो जाएगी। अब देखिए, ये जो E नॉट बाई V नॉट है, ठीक है, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ऑप्टिक्स में, N = C/V। ठीक है, तो वहां से अगर आप V की वैल्यू निकाल दोगे तो V की वैल्यू क्या आ जाएगी, N = आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखते हैं N = C/V। तो यहाँ से V निकालेंगे तो ये भी आपका एक फॉर्मूला बन गया। N क्या है यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप ये किसी मीडियम की बात करेंगे तो ये जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये N जो है, N की वैल्यू क्या हो जाएगी, N की वैल्यू यहाँ से ओपन करेंगे तो वो हो जाएगा E नॉट बाई B नॉट = C/√μr एप्सिलॉन r। ठीक है, तो आप यहाँ से कंक्लूजन ये भी निकाल सकते हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसकी एक वैल्यू ये भी होती। अगर आप यहाँ पर, आप खुद ही सोचिए, अगर आप यहाँ पर म्यू नॉट की वैल्यू रखते हैं, ठीक है, म्यू नॉट अगर किसी मीडियम की रखते हैं तो मीडियम के केस में क्या होगा, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो, अगर किसी मीडियम के रखेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू और एप्सिलॉन, ये तो आएगा स्पीड। अब देखिए, आपने ये पढ़ा है कि जो म्यू आर होता है वो होता है μ/म्यू नॉट, अगर आपने पढ़ा है अच्छे से, और एप्सिलॉन आर होता है μ/एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से म्यू आर अगर आप निकालें, म्यू नॉट, म्यू की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगी, एप्सिलॉन की निकालें तो ये आ जाएगी। इसको इसमें रख दें अगर, तो आप ध्यान से देखिए इसको पूरा। मैंने क्या किया, म्यू नॉट अलग कर लिया, एप्सिलॉन नॉट अलग कर लिया, म्यू आर अलग कर लिया, एप्सिलॉन आर अलग कर लिया। ठीक है, अब अभी भी मैंने आपको बताया 1/रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आती है, C आती है। ये क्या आ जाएगा, C/√μ
म्यू आर एप्सिलॉन आर। और मैंने आपको इससे पहले ये भी बताया कि स्पीड होती है c/n। तो कई बार आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ देता है, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई, म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो यही मैं आपको इस वीडियो में यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। आप चाहें तो ये लगा लीजिए, आप चाहें अगर इस फॉर्मूले में तो ये लगा लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये म्यू आर है ये क्या है, ये है रिलेटिव परमिबिलिटी, और एप्सिलॉन आर जो है वो क्या है, एप्सिलॉन आर है आपका रिलेटिव परमिटिविटी, या इसको आप एक नाम और देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कई बार एग्जाम में कह देता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट निकालो, ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही म्यू आर है। कई बार आपसे क्वेश्चन में कहता है कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, कैसा है, नॉन मैग्नेटिक, तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर अपने आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पर n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा वहां पर उस केस में रूट एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर ही क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। और एक आपका जो क्लास 11th का फॉर्मूला है स्पीड का, हो सकता है आपको ओमेगा दे दे, ओमेगा बाई के से भी आप निकाल सकते। तो हमने 3 अलग अलग फॉर्मूले पढ़े, रिलेशन वही है जो अभी मैंने आपको बताया, लगाना वही है, लेकिन क्या है, देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं, फिर ज़्यादा समझेंगे आप, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते हुए चले इनका, ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर नॉन मैग्नेटिक मटेरियल दिया रहेगा, नॉन मैग्नेटिक मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 1 हो जाएगी आपकी, तो ये आपकी n के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो म्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी नॉन मैग्नेटिक के लिए, 1 हो जाएगी। तो ये बात आप सब दिमाग में रखते जाएं। ये चैप्टर ऐसे ना बच्चों, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको वो सही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। चलिए भैया आगे चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन, अभी ताज़ा क्वेश्चन है, 24 में आया था। क्या करें, देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस, आपको क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फ्री स्पेस में है और ई दिया है, तो आप क्या समझेंगे, आप ये समझेंगे कि कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड सब में होना चाहिए। देखो ओमेगा टी माइनस के जेड है, ओमेगा टी माइनस के जेड है, प्लस आ गया तो ये दो तो ऐसे ही कट गए, ठीक हो गया। अब चलिए आगे, अब हमें देखना है एम्पलीट्यूड, एक में ई नॉट है, एक में बी नॉट बाई सी है, तो पहला बिना सॉल्व करे कर दिया, बी ऑप्शन करेक्ट हो। देखो हमें सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, ऐसा आपको पूरा चैप्टर आना चाहिए। सॉल्व अगर हम करेंगे तो देखो ई इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी, देखो पहले मैंने उसका फेज चेक कर लिया अंदर का, ठीक है, और फेज चेक करने के बाद मैंने देखा कि एम्पलीट्यूड में क्या होगा, एम्पलीट्यूड तो सेम होगा नहीं ना, अलग होगा कुछ, इसमें तो इन्होंने सेम दिया है तो गलत हो गया। तो बी कितना हो जाएगा, देखो फ्री स्पेस में गया है तो ई नॉट बाई बी नॉट कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, तो बी नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई नॉट बाई सी आ जाएगा, तो ई नॉट बाई सी तो इसी में है सेकेंड ऑप्शन में, ये कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड होगा। अगर डायरेक्शन की बात करूं, क्या पता कभी ऐसा होता है ना, दो ऑप्शन में डायरेक्शन का खेल हो जाता है, तो ये डायरेक्शन कहाँ है, जेड में है, जेड मतलब के में है, तो के किसके बराबर आना चाहिए, ई क्रॉस बी के, ठीक है। ये तो के हो गया, ई की वैल्यू क्या है, देखो ई के पीछे क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई में किसका इंटू करें कि ये आ जाए जे का वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये जे डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये भी 24 का क्वेश्चन है, अभी जो पहला शिफ्ट हुआ था, कह रहे कि एक प्लेन ईएम वेव है, फ्रीक्वेंसी उसकी 35 मेगाहर्ट्ज है, वो फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स डायरेक्शन, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड 9.6 जे कैप वोल्ट पर मीटर है, तो वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है बी नॉट, अभी भी मैंने बताया फ्री स्पेस कह दिया है तो ई नॉट बाई बी नॉट होता है सी, ये हो जाएगा ई नॉट बाई सी, क्लियर है। ई नॉट आपको दिया है 9.6, ठीक है, और जो हमारा नीचे इसकी वैल्यू आ जाएगी सी की 3×10⁸, सॉल्व करेंगे 3 से कैंसिल हो जाएगा, और कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻8, तो इसमें तो है नहीं, ये कैंसिल वैसे ही हो गया, -8 इसमें भी है, -8 इसमें भी, ये भी कैंसिल हो गया। अब देखो 3.2 10⁻⁻8 इसमें भी है, 3.2 10⁻⁻8 इसमें भी है, लेकिन इसमें डायरेक्शन के है और इसमें डायरेक्शन आई है, ठीक है। अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, जे में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है, जे में, ओके।
EM वेव कहाँ ट्रेवल कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो DOP कहाँ हो गई, DOP हो गई सर I में। तो आप सभी को पता है DOP इक्वल टू क्या होता है, DOP इक्वल टू होता है E क्रॉस B। तो DOP है I में, E है J में, तो इसको किस में होना पड़ेगा, K में होना पड़ेगा। पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो मैं ऐसा कह रहा था आपसे कि हर एक टाइप के क्वेश्चन मैं आपको कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ अगर आप मेरी वीडियो को टाइम दे रहे हैं, बच्चों यहाँ कुछ फ्री नहीं है, आप ये ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ भी फ्री नहीं है, ना मैं किसी के लिए कुछ ऐसा कर रहा हूँ। बस मैं आपके लिए मैं ये चाह रहा हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो में आते हैं तो आप उससे कुछ सीख के जाए, समझ रहे। कोई ऐसा रट्टा मत मारे, रट्टा मार के कोई फायदा नहीं है। आप उससे सीख के जाए और आपको क्वेश्चन में थोड़ा कॉन्फिडेंस आए कि यार मैंने इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो क्या आएगा इसमें से। और आप फिर उसके बाद अगर कोई मॉक टेस्ट पेपर, कोई नॉर्मल टेस्ट पेपर भी आप दे या कोई भी ऐप पे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें तो आपको कॉन्फिडेंस बने। तो ये मेरा एम है यहाँ पे, ठीक है। जिस दिन एक दो सिलेक्शन का भी मेरे पास मैसेज आता है कि भैया मेरा ये हो गया, ऐसा हो गया, तो उस दिन मेरे को खुशी होती है, समझ रहे। बाकी तो बहुत सारे चैनल हैं आपके पास, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य वो नहीं है जो बाकी लोगों का है। बाकी लोग व्यूज़ के लिए काम करते होंगे, कंटेंट में हमेशा दम रखूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, चाहे इसमें एक जना देखे, समझ रहे हैं। इसलिए आप क्या करिए, आपका काम क्या है, आप अपने कंटेंट में दम रखिए। कोई पेपर टफ नहीं होता, कोई पेपर इजी नहीं होता। अगर आपने पढ़ा है सब कुछ आसान है, समझे। अगर मैं पढ़ के ही नहीं गया हूँ तो मेरे लिए तो इजी भी टफ है और टफ तो टफ ही है, ठीक है। तो टफ पेपर आना मेरे लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि कट ऑफ गिरती है उसमें काफ़ी, समझ रहे ना। चलिए आगे चलते हैं। ये बीच बीच में ना मुझे ऐसा लगता है कि यूट्यूब में ऐसे ऐसे चैनल चले गए, तुक्का मारने की टेक्निक और ये सारी टेक्निक, बुरा लगता है ऐसे में यार। क्वेश्चन रिपीट थोड़ी होते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आना चाहिए ना कैसे करेंगे करके। खैर छोड़िए, आप इतने समझदार हैं, आप अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे। और कह रहे हैं EM वेव, ये भी आपका 23 में आया है, कह रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में है। अब देखो नेगेटिव जेड लिखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है माइनस जेड, जेड को हम के से लिख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है। पॉजिटिव एक्स मतलब क्या हो गया, आई कैफ हो गया। कह रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या है, बताओ कोई क्वेश्चन है। तो DOP मैंने आपको बताया, DOP होता है E क्रॉस B, ठीक है। अब देखो ये निकालना है हमें। अब ये क्या है, माइनस K इंटू आई। अब आप एक बात ध्यान से देखिए, अगर आपको ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं आता है तो ये होता है, देखो IJK होता है, तो I से हम मूव करते हैं K की तरफ, ठीक है। हमेशा क्लॉकवाइज रोटेशन चलता है। अगर कोई बीच में आ रहा है, जैसे हम I इंटू K करेंगे ना, बीच में आएगा तो माइनस के साथ आता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ K क्रॉस I है, तो हमने I से स्टार्ट किया, K से स्टार्ट करना पड़ेगा। K कहाँ पर है, यहाँ पे, तो K से ऐसे गए तो K क्रॉस I, तो पीछे क्या आया, J आया, तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस J, ठीक है। तो माइनस J मतलब माइनस के Y एक्सिस, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, D वाला। देखो इजी क्वेश्चन है ना, तो एक बार आप समझ गए, आपको यार मज़ा आ गया, समझ रहे। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ आपसे, आप मत करो लाइक, मत करो शेयर सब्सक्राइब, लेकिन एक कमेंट जरूर करो कि हमको ये समझ में नहीं आया, ये समझ में आया, हमें ये चाहिए। उसी हिसाब से मैं प्रोसीड करूँगा ना, तभी तो मैं जानूंगा। ये तो मैं अपने ऑफलाइन बच्चों के बेसिस पे आपको कह देता हूँ कि मैं ये करा रहा हूँ। आप अपना भी मत रखिए कि भैया हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें इसमें दिक्कत हो रही है, समझ रहे हैं। और किसी चीज़ को छोड़िए मत। अगर कोई, जैसे आप वर्क एनर्जी चैप्टर छोड़ना चाह रहे हो, आप उसको पहले एनालिसिस करें कि उससे क्वेश्चन ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं, वो वाला टॉपिक करके जाइए, ठीक है। जैसे पावर चैप्टर, पावर है, वहाँ से पावर से वहाँ हर बार क्वेश्चन आते हैं, उसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए। अगला क्वेश्चन चलो ये देखते हैं। क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर E और K आपके इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो हमारा K है वो क्या है, ये हमारा है प्रोपोगेशन वेक्टर। अच्छा जी, तो आपसे ये पूछा जा रहा है प्रोपोगेशन वेक्टर, देन मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज गिवन बाय। तो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे गिवन होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और ओमेगा यहाँ पे क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर निकालना है। किसके टर्म में निकालना है, ओमेगा के टर्म में, ठीक। देखिए भैया, आप जानते हैं, जो आप देखो ये सब कुछ दिया है ना आपको, अगर आपका
ईयर के इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोपोगेशन वेक्टर है। प्रोपोगेशन वेक्टर का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। तो आप ये बात तो कंफर्म हो गए कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा बी होगा वो कहाँ होगा, बी होगा के क्रॉस ई के डायरेक्शन में, क्योंकि सारे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड वैक्यूम में हमारा क्या हो जाएगा, अगर आप इसको निकालेंगे बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाई सी हो जाएगा, होगा। अब देखिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक। अब प्रोपोगेशन वेक्टर के टर्म में अगर आप देखेंगे, ये जो स्पीड है, ये जो आपका स्पीड है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी ओमेगा अपॉन के। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, ओमेगा बाई के टाइम्स ई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करें तो आपका b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन ओमेगा के क्रॉस ई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिए। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, अगर डायरेक्शन वाइज देखें तो उसके परपेंडिकुलर होगा, तो क्या आ जाएगा, के क्रॉस ई आ जाएगा। चलिए भैया आगे चलते हैं। तो मीडियम वाली बात मैं कर चुका हूँ आपसे, फ्री स्पेस में सी की स्पीड से चलेगा, स्पीड ऑफ लाइट से चलेगा, और मीडियम में किससे चलेगा, मीडियम में वी से चलेगा, या ओमेगा बाई के से चलेगा, या सी ओवर एन से चलेगा। ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय दिस, ये दिया है। कह रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इसमें कुछ भी नहीं लिखा है कि फ्री स्पेस है, एयर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे मीडियम का फॉर्मूला। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं दिया था, तो उस केस में मीडियम का फॉर्मूला ओमेगा बाई के। अगर आप इसको कंपेयर करें तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और इस क्वेश्चन में ना उल्टा कर दिया है, के एक्स माइनस ओमेगा टी करा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये बी नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कर दिया उन्होंने, कोई बात नहीं। और ओमेगा से बाहर भी निकाला है क्या, 1000 पाई। तो हमारा जो ओमेगा हो जाएगा उसको देखिए क्या होगा, और उसके बाद आपका क्या निकालना है, यहाँ पे के निकालना है। और के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लेमडा, तो इसको भी ब्रेक कर दो, 2 पाई बाई इंटू लेमडा हो जाएगा, ठीक है भैया। तो आप देखिए ये वाला जो है हमारा, इसका जब आप इंटू करेंगे ना, ये वाला अगर इसको आप थोड़ा ओपन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक है। 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 साइन, और अंदर इंटू करके भेजिए इसका, तो 1000 अंदर जाएंगे तो आ जाएगा 5000 पाई, नहीं ये एक्स है, सॉरी एक्स माइनस ये आ जाएगा 1000 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8 टी। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो आप ना के को ऐसे ही रहने दो, क्यों खोलना हो रहा है इसको, इसको आप बाई के कर दो ऐसे, ये आपका के हो गया, ये आपका ओमेगा हो गया। तो इसमें वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 पाई इंटू 4 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन में हो जाएगा 1000 पाई इंटू 5। ये इससे कैंसिल हो गया, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर 7, तो इसकी वैल्यू आएगी 8 इंटू 10 की पावर 7। अब ये स्पीड आ गई, ठीक है। फ्री स्पेस की बात उन्होंने नहीं करी है, तो ई नॉट बाई बी नॉट क्या हो जाएगा, स्पीड के बराबर। तो आपका ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी बी नॉट इंटू वी। तो बी नॉट आपका ये आगे वाला पार्ट हो गया 5 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और v आपका आया था 8 इंटू 10 की पावर 7। तो कितना आ जाएगा 40, तो ये 4 इंटू 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अगेन वही क्वेश्चन है, देखो दोबारा एक बार आप इसको पॉज करके ट्राई करिए। चलिए ट्राई कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन कह रहा है EM वेव ट्रेवल इन अ मीडियम, देखो मीडियम कह रहा है, ठीक है, विद अ स्पीड इतना, स्पीड दे रखी है आपको v इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर 8। आगे करें द रिलेटिव परमिबिलिटी, परमिबिलिटी मतलब म्यू आर दे दिया है भैया इन्होंने 1,
तो कह रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। देखो अभी भी मैंने आपको कुछ बताया था, वही है ये पूरा कंसेप्ट। क्या सर आपने अभी बताया था हमें v इक्वल टू होता है c/n और n की वैल्यू होती है सर ये होती है भैया, क्लियर? हाँ जी। अब देखिए तो हम यहाँ से अगर कंपेयर करें तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ओवर अंडर रूट म्यू आर एप्सिलॉन आर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर ओवर म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो हमें निकालना क्या है, एप्सिलॉन आर, ठीक है। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी लिखा रह सकता है यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा c स्क्वायर ओवर म्यू आर v स्क्वायर, ठीक है। अब c स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 10 की पावर 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 10 की पावर 8 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, ठीक है। और नीचे म्यू आर 1 हो गया, और v स्क्वायर हमें 2 इंटू ये दिया है तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर 16, तो इससे कट गया, तो 9 बाय आपका 4 मतलब 2.25 आ गया। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे जा सकते हैं, आपको प्रिपेयर रहना है, तो इसलिए मैंने हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें सेट रखा है। अगला देखिए, आपको ये एक ई दिया हुआ है, कह रहे द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन दिस मीडियम। अब इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा है कि भैया वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। तो जब आप इसकी वेलोसिटी निकालेंगे उस मीडियम में, तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया है, रिलेटिव परमिबिलिटी और कुछ भी नहीं दिया है, तो ओमेगा बाई के। ओमेगा कंपेयर करिए तो 10 की पावर 10 दिख रहा है मुझे, ठीक है। ओमेगा टी हो जाएगा, ओमेगा, अच्छा 10 की पावर 10 नहीं, ओमेगा दिखेगा हमें यहाँ पे 10 इंटू 10 की पावर 10, ओमेगा टी अपॉन में के कितना है, के एक्स 500, ठीक है भैया। एक से एक कट गया, बचा कितना, 1 0 इसमें है और एक कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 1/5 1/5.2, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8। ये हमारा आंसर है, लेकिन आंसर सी के टर्म में दिया है, ठीक है। अब इसको स्पीड ऑफ लाइट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो 3 का इसमें इंटू भी कर दो, 3 का इसमें डिवाइड भी कर दो, तो ये आ जाएगा 2, ऊपर ये c बन जाएगा 2c/3, 2c/3, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन समझ गए हैं, क्वेश्चन का टाइप समझ गए हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम इतना हमारे पास वेस्ट हमें नहीं करना है। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, अभी आपने जब पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमारा ये सब कुछ हुआ था। अगर आप जाएंगे पहले क्वेश्चन में तो सारी चीज़ें वही हुई थी। देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये वाला यहाँ पर क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सी कह रहे थे, जो कि गलत था, उल्टा था इसका सी, समझ रहे हैं। E0/B0 सी होता है, ना कि B0/E0। आगे चलते हैं, इसी में हमारा जो 5th टाइप है जिससे क्वेश्चन आते हैं, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपने ये तो देख लिया होगा बच्चों की जो ईएम वेव है, जो आपका ईएम वेव है, ईएम वेव में 2 लोगों का कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। पहला तो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, पहला किसका कंट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का, और दूसरा जो कंट्रीब्यूशन है वो है मैग्नेटिक फील्ड का। पहला कंट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का, दूसरा कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक फील्ड का। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होगी, क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, या आप बोल दो, आप ये बोल दो इसमें शॉर्ट में एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो ये होगा, और या होगा एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी लिख देता हूँ। तो जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला होता है 12 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और सेम अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी देखेंगे तो वो होता है 12 पी नॉट स्क्वायर, ये हमारी पीक वैल्यू होगी अपॉन में म्यू नॉट, ठीक हो गया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, आप इसको ना ई रहने दीजिए, अभी एवरेज वैल्यू देखेंगे ना, इसको ई ही रहने दीजिए। आप देखिए बच्चों ये दोनों इक्वल होंगे, क्यों होंगे, या आप पीक वैल्यू ले लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ले ही लो, अगर ये दोनों इक्वल होते हैं, जो यू ई है वो यू एम के बराबर होगा। ये हमेशा कन्फर्म है कि जो इलेक्ट्रिक डेंसिटी होती है वो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर होती है ईएम वेव की। क्यों, आप देखिए इलेक्ट्रिक डेंसिटी है जैसे कि 12
एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक है, आपने भी देखा EM वेव में E नॉट ओवर B नॉट इक्वल टू C। तो अगर आप यहाँ से E नॉट की वैल्यू निकाल देते हैं, B नॉट C आप इसमें पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पुट करेंगे तो UE कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा हाफ। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा B नॉट स्क्वायर C स्क्वायर। ठीक, और हमने एक रिलेशन पढ़ा था C इक्वल टू होता है रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। अगर दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो म्यू नॉट C स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 म्यू नॉट। तो जो हमारा ये फॉर्मूला है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैग्नेटिक में। तो यहाँ से आपने एक कंक्लूजन ये निकाला कि जो हमारी इलेक्ट्रिक डेंसिटी है एनर्जी की, वही मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर है। एक, अगर आप नॉर्मली फॉर्मूले में एवरेज वैल्यू ले लेते हैं तो एवरेज वैल्यू में क्या होगा, 1/4 ई नॉट का स्क्वायर। ये NCERT का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप मैग्नेटिक का एवरेज वैल्यू ले लें तो एवरेज वैल्यू में क्या होगा, जो आपके साइन टर्म है उसका 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 1/4 हो जाएगा। अब देखो हर बार जे में यही क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रिक और टोटल डेंसिटी का सम बताओ। देखो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक अगर आप देखें तो, और दोनों को अगर ऐड कर लेना या तो 2 टाइम इलेक्ट्रिक होगा या 2 टाइम मैग्नेटिक होगा, होते तो दोनों सेम है। अगर आपसे कहेंगे इलेक्ट्रिक ओवर मैग्नेटिक बताओ, या आपसे कह दिया मैग्नेटिक ओवर टोटल बताओ, या आपसे पूछ दिया ये दोनों में से कुछ पूछ दिया, या आपसे यही पूछ दिया कि इलेक्ट्रिक ओवर मैग्नेटिक बताओ, तो देखो दोनों इक्वल होते हैं तो इसका रेशियो हमेशा क्या आएगा, 1:1। अगर आपसे कह देंगे इलेक्ट्रिक डेंसिटी ओवर टोटल एनर्जी डेंसिटी का रेशियो बताओ, तो इलेक्ट्रिक और टोटल का जब आप निकालेंगे, देखिए टोटल कितना टाइम्स है इलेक्ट्रिक के, दो गुना है, वैसे ही टोटल कितना है मैग्नेटिक के, 2 गुना है। तो इसका रेशियो हमेशा कितना आ जाएगा, 1/2। क्लियर है यहाँ तक। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक ओवर मैग्नेटिक, और पहला वाला हो गया इलेक्ट्रिक ओवर टोटल। ठीक है, और मैग्नेटिक ओवर टोटल, ये दोनों केस आपको इसमें मैंने बता दिए। अगर आप बात करें क्वेश्चन की कि सर यार ऐसे क्वेश्चन कहाँ आते हैं, मैंने तो इंक्लूड भी नहीं करे हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो क्वेश्चन है ये आपके एजर्सन रीजन बन के भी कई बार आते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी ऑफ EM वेव इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। तो बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा जी, दूसरा यहाँ पे यह आता है कि इनका रेशियो बताओ। कई बार आया हुआ है। अगर मैं आपको PYQ में ले चलूँ, आप PYQ में करें, आप ज़्यादा दूर मत जाएं, मैं PYQ भी नहीं बता रहा हूँ, 2023 मैं करवा नहीं रहा हूँ, बस आपको शिफ्ट बता रहा हूँ। 6 अप्रैल की शिफ्ट में आप जाइएगा, आपसे सिर्फ और सिर्फ इनका फॉर्मूला पूछा है कि UE का फॉर्मूला क्या होगा, आप एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, UM का क्या होगा, आप B स्क्वायर ओवर म्यू नॉट। ये पूछा है 2023 के पेपर में। ठीक है, और आपसे जो मैं अभी ये बता रहा हूँ कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी और टोटल मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है, इसका भी रेशियो पूछा है। किसका, एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी और टोटल एनर्जी डेंसिटी, ये वाला, ये भी पूछा है 2023 में। और कहाँ पूछा है भैया, ये पूछा है 1 फरवरी के शिफ्ट में आप जाइएगा, वहाँ पर ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, और मैं इससे ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, हर एक पेपर में आपसे पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन, आप खुद ही देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन भी हैं, मैंने पहले ही कहा आपसे, अभी लास्ट में मैं सारे स्टेटमेंट वाले करवाऊंगा। ये तो क्वेश्चन के बीच में हर एक टाइप का क्वेश्चन फिट कर रखा है। कह रहा है EM वेव कैरी एनर्जी एज दे ट्रेवल थ्रू स्पेस एंड एनर्जी इज इक्वली शेयर्ड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हैं। तो पहला वाला पार्ट क्या है आपका, सही है। दूसरा, व्हेन EM वेव स्ट्राइक अ सरफेस ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द सरफेस, ये भी आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये 24 में आया है, देखो आपके जो 24 का पेपर हुआ है वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है कि भैया बताइए कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक हो गया, तो दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, आपने देख ही लिया। अभी प्रेशर आपने नहीं पढ़ा है, प्रेशर का भी टाइप है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी 21 में आया है। अब देखो, अभी मैं कह रहा था ना आपको 23 का, मैं 21 का भी क्वेश्चन आया है। कह रहे हैं कि
रिलेशन बिटवीन एवरेज एनर्जी डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक का क्या होगा? भाई बराबर होंगे यार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी में, इन अ प्लेन ईएम वेव, 2024 का क्वेश्चन है, कोई मैं बहुत पुराने क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, मैं लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है। इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट साइनोसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी इतना, ये फ्रीक्वेंसी दे दी है, एंड एम्पलीट्यूड इतना, ई नॉट दे दिया है। टोटल एवरेज एनर्जी डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की निकालनी है। इस बार इन्होंने कह दिया कि आप फॉर्मूले का यूज करके बताइए। आपने कहा सर ये तो हाफ हो गया, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये देंगे आपको, ठीक है, वैसे तो याद होनी चाहिए, देंगे लेकिन, और ई नॉट की वैल्यू भी आपको इन्होंने दी है 50 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट 1.106 और 10 की पावर में -8 आ रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1.106 ए वाला। खत्म। आगे बढ़ते हैं। अब देखो फिर आ गया 2023 में कि रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रिक डेंसिटी टोटल, एवरेज से टोटल 1/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है इंटेंसिटी का खेल। आप सभी ने पढ़ा होगा इंटेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। अगर इंटेंसिटी की बात की जाए तो सर इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला है। क्लियर? अब आप देखिए इसमें एक बात ये देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ, ई ओवर एनर्जी को ई, इसको ए, इसको टी, तो आप सभी जानते हैं जो एनर्जी डेंसिटी है, जो आपकी एनर्जी डेंसिटी है, वो डेंसिटी ओवर जहाँ भी आएगा इसका मतलब है एनर्जी ओवर वॉल्यूम हो जाएगा। और सब लोगों को पता है सर वॉल्यूम तो होता है एरिया इंटू लेंथ। अगर लेंथ x है तो a ओवर x। तो आप खुद देखिए, अगर ये आपका, ये वाला आपका क्या है, एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी है, इसको मैं क्या लिखूं, ई डैश लिख लेता हूं। ठीक है, और ये I है, तो आप I ओवर E1 करेंगे तो क्या आएगा, आप डिवाइड खुद कर लीजिए। ई से ई कट गया, ए से ई कट गया, बचेगा क्या, x/t। और x क्या है, लेंथ, t क्या है, डिस्टेंस, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, c आ जाएगी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, एक तो फॉर्मूला इसका ये है जो आपको यूज करना है, दूसरा फॉर्मूला है c आ गया, तो यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इंटू c। इसलिए मैं बता रहा हूँ साहब इसको। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया, इंटेंसिटी का जो आप फॉर्मूला बताना चाह रहे हो वो है एनर्जी डेंसिटी। अब वो कोई सी भी एनर्जी डेंसिटी हो सकती है ना सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली भी हो सकती है, मैग्नेटिक भी हो सकती है। ये बताने का यहाँ पर लॉजिक है भैया मेरे, समझ रहे हैं? तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला बन गया। सर कैसे आया है फॉर्मूला, ये कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। आई लिया, ई एनर्जी डेंसिटी लिया, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, फर्स्ट बाई सेकंड कर दिया, तो ये सब कट गया, इसे ही कट गया, इसे ही कट गया, तो x/t c। अब देखो c मैंने जनरली ऐसा होता है ना क्वेश्चन में, यही लिखा रहता है कि फ्री स्पेस में चल रही है, अगर नहीं चलेगी तो आप c की जगह पे v लेना। सपोज यहाँ पर अगर c नहीं चलेगा, स्पीड आपकी फ्री स्पेस वाली नहीं होगी, मतलब 99% तो यही होगी, अगर नहीं होगी तो आप वहाँ पर v ले लेना। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो इंटेंसिटी वाला रिलेशन है ना, बहुत लोग इसको रटवाते हैं। अगर आप देखें तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी एनर्जी है, इंटेंसिटी की बेसिक मीनिंग क्या है, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ ईएम फील्ड। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। क्लियर है? यूनिट हो जाएगी इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन देखिए, आप ज़्यादा समझेंगे। 14 क्वेश्चन आपको दिखेगा, कह रहे कि एक प्लेन ईएम वेव है जो प्रोपागेट कर रहा है एक्स एक्सिस में, ऐसे हमने डिस्क्राइब किया। और देखो अब आप कहेंगे सर हम कौन सा टाइप कब लगाएंगे, देखो मैंने अलग अलग टाइप कर रखे हैं। वो कह रहा है कि इंटेंसिटी ऑफ वेव इज इतना, आपको इंटेंसिटी ऑफ वेव पूछ रहा है, या आपको इंटेंसिटी गिवन होगा तो आप वही फॉर्मूला लगाओगे, अगर इंटेंसिटी गिवन नहीं होगी तो क्यों लगाओगे फॉर्मूला। ठीक है, तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या करोगे, अब देखो I इक्वल टू, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी यूज कर लीजिए, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर
ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो कोई मीडियम नहीं दिया तो बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ पे सी कर दीजिए, अगर कोई मीडियम की बात होती तो वो बताता। तो ये हाफ हो गया। ई नॉट कितना हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस के 12, और ई कितना दिया है, एम्पलीट्यूड रखना है, एम्पलीट्यूड है आपका 200। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा, इसको क्या काम करो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, 4 इंटू 10 की पावर 2 2 4 हो गया, और क्या बचा 3 बचा, इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 हो गया। ठीक है, मैंने ई स्क्वायर कर दिया। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके आपको बी ऑप्शन मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट फ्रॉम इतना इतना ही, आपको अभी इंटेंसिटी दे रखी है 0.22, अरे एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा बी नॉट निकालना है। तो आप समझ जाओ, देखो यहाँ पर दिया है क्लियरली कि स्पीड ऑफ वैक्यूम ये है, तो यहाँ पे तो आप कंफर्म वही फॉर्मूला लगाना है। अगर नहीं दिया है ना तो बाय डिफॉल्ट यही लगाओगे आप। तो एनर्जी डेंसिटी आप मैग्नेटिक वाली रख लो, इलेक्ट्रिक का काम होगा तो इलेक्ट्रिक वाली रख लो। तो यहाँ से आपको निकालना क्या है भैया, यहाँ से आपको निकालना है, क्या निकालना है इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस लाइट। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, बी नॉट आप ऐसे कर लीजिए, आपको क्या दिया है एप्सिलॉन नॉट दिया है ना, एक तरीका तो ये है, एक यही है, आप उससे भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर हमें तो म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता, वैसे तो 4 पाई इंटू 10 की पावर 7 होती है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, और अपॉन इंटू में सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ई नॉट की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, √2i ओवर एप्सिलॉन नॉट सी। तो सबकी वैल्यू रख दो, 2 इंटू 0.22 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.8 इंटू 10 की पावर माइनस के 12 इंटू सी हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, और जैसे ये होगा इसका रूट ले लो। इसको मैं 1 मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ रहा है आपका ई नॉट आ रहा है आपका 12.8। ठीक है, अभी ई नॉट आया तो हमें अभी एक रिलेशन पता है, ई नॉट इक्वल टू सी टाइम बी नॉट। तो आप क्या कर लीजिए, नहीं उल्टा कर दिया, अच्छा हमें बी नॉट चाहिए था ना, तो बी नॉट इक्वल टू क्या होता, बी नॉट इक्वल टू होता ई नॉट बाई सी। ई नॉट आया 12.8 और सी आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 8, तो 4 3 जा तो आ जाएगा 43 इंटू 10 की पावर माइनस 9। तो अगर आप इसी का यूज़ करना चाह रहे हैं, आपको यही अच्छा लग रहा है, तो फिर ऐसे कर लो, अदरवाइज ये वाले मेथड से डायरेक्ट एक ही बार में आंसर आ जाएगा। यहाँ से आपको बी नॉट चाहिए तो आपका डायरेक्ट क्या आंसर आ जाएगा, √2i ओवर म्यू नॉट टाइम सी। तो डायरेक्ट ये लगाओगे तो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, आपकी मर्जी। तो ये था हमारा इंटेंसिटी का रिलेशन। अब हमारा अगला टॉपिक है रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, रेडिएशन प्रेशर से कई बार हमसे क्वेश्चन आते हैं। तो जो आपका ईएम वेव रेडिएशन प्रूव करता है, वहाँ से जो प्रेशर आपका बनेगा वो प्रेशर कितना होगा, देखिए। देखो आप सभी को पता है कि जो रेडिएशन प्रेशर है या जो प्रेशर है आपका, वो होता है फोर्स पर यूनिट नॉर्मल एरिया। तो F/A हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब आप देखिए ये F/A है, आप सभी को पता है F होता है, फोर्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम, तो dP/dt हो गया या ΔP/ΔT हो गया। और ईएम वेव की जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, P इंटू सी। सी क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, तो P की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगा, E ओवर सी आ जाएगा। ठीक है, अब इसी जो वैल्यू है उसको अगर आप यहाँ रख दें तो ये क्या बन जाएगा, एरिया बाहर आ जाएगा, और जो dP/dt है वो बन जाएगा DE ओवर सी टाइम dt। ठीक है, तो आप ये भी बोल सकते हैं जो यहाँ पर प्रेशर होगा, जो आपका प्रेशर होगा, ये वाला जो पार्ट है ये क्या बन जाएगा, इंटेंसिटी बन जाएगा। तो इंटेंसिटी ओवर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ये ए को आप अगर इसमें इंक्लूड करेंगे तो I/C आ जाएगा। तो रेडिएशन प्रेशर का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा इंटेंसिटी ओवर स्पीड। अगर स्पीड आपकी फ्री स्पेस की बात हो रहा है तो I/C हो जाएगा, अगर आपके मीडियम की बात होगी तो I/V हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। मीडियम की बात होगी तो आपको ये V इक्वल टू क्या रखना पड़ेगा, C/N, या जो भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ से आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा
एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन आते हैं रेडिएशन प्रेशर से एज इट इज। ठीक है भैया। अच्छा जी, एक बात इसमें और मैं बता दूं आपको, इंटेंसिटी हमने डिस्कस कर ली। ठीक है, इंटेंसिटी के बाद एनर्जी डिस्कस कर ली और इसके बाद हमने रेडिएशन प्रेशर हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कई बार आपसे मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा रेडिएशन प्रेशर हो गया। अगर मोमेंटम से रिलेटेड कभी क्वेश्चन आता है तो ईएम वेव हमारा एनर्जी भी कैरी करती है, मोमेंटम भी कैरी करता है। ठीक है, और मोमेंटम का फॉर्मूला भी हमने देखा, मोमेंटम होता है एनर्जी ओवर स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, ईएम वेव के लिए। और जनरली हम जब फ्री स्पेस में देखेंगे, फ्री स्पेस में हो जाता है E/c। ठीक, और किसी मीडियम में होगा तो वो E/v हो जाएगा। तो यहाँ पर दो टाइप के सरफेस आते हैं, एक आता है कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग, जो आपका जितनी लाइट आई उतने को ही क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग में जो आपका प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा E/c। और अगर आ जाएगा, अच्छा रिफ्लेक्टिंग है ना, तो रिफ्लेक्टिंग में क्या बनेगा, अच्छा एक बार पहले लिख ही लेते हैं, कंप्लीटली रिफ्लेक्टिंग और कंप्लीटली एब्जॉर्बिंग। अगर एब्जॉर्बिंग होगा तो देखो दोनों में सेम ही केस है, E/c ही है, लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्टिंग है उसमें दो सरफेस, एक आने में एक जाने में, तो 2 टाइम E/c हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए 24 में इससे क्वेश्चन आया है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने एक रिफ्रैक्टिव मीडियन इंडेक्स 3 पे रखा है और एक ईएम वेव है जो जिसकी इंटेंसिटी इतनी है, फॉल नॉर्मली ऑन ए ऑब्जेक्ट एंड एब्जॉर्ब कंप्लीटली। और हमने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया कंप्लीटली उसको। तो कह रहे हैं कि द रेडिएशन प्रेशर ऑन ऑब्जेक्ट वुड बी। आप देखो रेडिएशन प्रेशर पूछा है, तो रेडिएशन प्रेशर अभी भी मैंने आपको बताया था I/स्पीड। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो यहाँ पर जो स्पीड हो जाएगी वो v हो जाएगी, और v का फॉर्मूला आप रख देंगे C/n। ठीक है, I क्या दिया है हमको, जी हाँ I दिया है। I की वैल्यू दी है 6 × 10⁸, और C की वैल्यू तो दी भी नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ तो दी है, अच्छी बात है। n पहुँच जाएगा ऊपर और इंटू क्या हो जाएगा 3। तो आंसर इससे कैंसिल हो गया, 3 × 2 = 6 आंसर आ गया। तो 6 Nm/m² हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी हमारा 2022 में आया था। कह रहे हैं कि इतने एरिया पे हमारी अगर सनलाइट जा रही है तो फोर्स इतना है और उसका टाइम पीरियड इतना है। तो कह रहे हैं कंसीडरिंग अ केस कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन, तो एनर्जी फ्लक्स कितना होगा। एनर्जी फ्लक्स मतलब एनर्जी फ्लक्स को ही इंटेंसिटी कहते हैं। आप सभी को पता है रेडिएशन प्रेशर होगा I/c, यही तो होगा। और प्रेशर अभी हमने देखा कि फोर्स ओवर एरिया है। तो यहाँ से जब आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, I/c इंटू एरिया हो जाएगा। ठीक है, मीडियम की कोई बात नहीं करी है तो हम इसमें स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में ही निकालेंगे। तो अब हमें निकालना है कि हमें यहाँ पे एनर्जी फ्लक्स निकालना है। ठीक है, एनर्जी फ्लक्स निकालना है हमको। एनर्जी फ्लक्स के लिए हमें I कैलकुलेट करना है, तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा Fc/A हो जाएगा। F की वैल्यू रख दीजिए 7.2 10⁻⁻�9, C रख दीजिए 3 × 10⁸, और एरिया आपको दिया है 36 cm²। तो इसको मीटर में, तो ये 36 × 10⁻⁻4 सॉल्व करेंगे तो 0.06 के आसपास आएगा। अगला है बच्चों ईएम स्पेक्ट्रम। ईएम स्पेक्ट्रम से काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और ईएम स्पेक्ट्रम है क्या, देखो ईएम वेव जो है हमारा, उसमें जो हमारी बाकी सारी वेव निकलती हैं, जैसे गामा निकलती है, एक्सरे निकलती है, तो ये उसकी एक ट्रिक भी है। क्या उसकी ट्रिक ये है, गाड़ी XUV इन माई रेंज, ये एक ट्रिक है बच्चों। और इससे आपको ना कुछ कई बार डायरेक्ट ऑर्डर आ जाता है कि भैया इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो ये तो गामा हो गया, ठीक है, और एक्स से आपका एक्सरे आ गया, यू से आपका यूवी आ गई, वी से आपका विजिबल आ गया, आई से आपका इंफ्रारेड आ गया, एम से आपका माइक्रोवेव आ गया, और आर से आपका रेडियो वेव आ गया। ठीक है, तो अगर आप ऐसे चलते हो ना गाड़ी, गामा से अगर आर की तरफ चलते हो तो वेवलेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी।
और बाकी इसकी जो टेबल है, जैसे कि ये वाली टेबल है, ये इसकी वेवलेंथ रेंज है। ये आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर इसकी कौन सी वेवलेंथ रेंज होगी। इवन मैंने इसका यूज भी लिखा है, और इसके यूज कई बार आपसे पूछे गए हैं। डायरेक्ट आपसे यूज पूछे जाते हैं, आपको वो बस सही करने हैं। ठीक हो गया। और मैं आपको इसका फ्रिक्वेंसी रेंज भी बता दूं अगर, तो एक रफ आइडिया आपको पता होना चाहिए। जैसे कि रेडियो वेव है, ठीक है, तो रेडियो वेव की जो हमारी फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 3 × 10⁻11 मीटर से कम। ठीक है, ये हम फ्रिक्वेंसी रेंज की बात कर रहे हैं। और जो हमारी माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव की होती है लगभग आप ये मान के चलिए 10⁻11 से 10⁻13 के बीच। ठीक है। इंफ्रारेड की बात करें तो वो 13 से 14 हो जाएगी, 13 से 14। एक रफ आइडिया आप दिमाग में रखिए। और जो हमारी विजिबल है, विजिबल 1014 से 1014 तक ही रहती है, एग्जैक्ट 14, मतलब ये कह सकते हैं 4 × 10⁻14 से 8 या 7.5 × 10⁻14। यूबी जो है हमारा वो 15 से 17 तक रहती है। ठीक है। और जो हमारी एक्सरे है वो आपकी लगभग 17 से 20 तक रहती है। ठीक है। और हमारी सबसे ज़्यादा जो 20 से 24 में रहेगी, ये ऑर्डर है उसका, वो आपकी गामा रे है। ठीक है। सेकंड बात ये है इसका वेवलेंथ रेंज, जो मैंने आपको ये दे दी है, कई बार पूछा जाता है। अगर आप ऐसे गामा से आर की तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। आगे चलते हैं, ये उसकी प्रोडक्शन हो गया, कैसे हम इसको प्रोडक्ट करते हैं, कैसे हम इसका डिटेक्ट करते हैं, ये भी सब एनसीईआरटी से ही है। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आया है 23 में। आपको 2 लिस्ट दे रखी है, 1 और 2, और इसमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है। माइक्रोवेव दे रखी है और आपको एक्सरे दे रखी है, इंफ्रारेड दे रखी है। तो जब आपको ये मैच करने हैं तो सिंपल सी बात है, आपको टेबल पता होनी चाहिए, उसकी वेवलेंथ रेंज पता होनी चाहिए। अगर आपको वेवलेंथ रेंज पता है तो आप इजीली कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 18 में अगर आप देखें, जो हमारी माइक्रोवेव है उसकी कितनी होगी, माइक्रोवेव की आपकी हो जाएगी 0.1 से 1 mm तक। ठीक है। एनसीईआरटी का अभी भी मैंने आपको टेबल बताया था, ये पूरा टेबल वही है। तो इस हिसाब से अगर इस पे जाएंगे तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है। आगे चलते हैं, 19 क्वेश्चन देखिए। अब देखो ये जो उन्होंने आपको दिया है, ये प्रोडक्शन वाली टेबल से क्वेश्चन आया था, ये भी 23 में आया था। और प्रोडक्शन वाली टेबल कौन सी है, ये वाली। ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो प्रोडक्शन वाली जो टेबल है उस हिसाब से 19 का आंसर क्या हो जाएगा, देखो ए माइक्रोवेव क्लेस्ट्रॉन वेल्व से ए का 4th होना चाहिए, ए का 4th सेकेंड में है, 4th में है। ठीक है। उसके बाद हमारा गामा किससे होता है, गामा रेडियो एक्टिव से होता है, तो बी का 1st होना चाहिए, तो बी का 1st किस में है, सेकेंड में। ठीक हो गया। 20 क्वेश्चन आया। अब यहाँ पे इन्होंने यूज पूछा है कि यूज कहाँ पे होगा, माइक्रोवेव, यूबी, इंफ्रारेड और एक्सरे। तो यूज अगर आप इसका देखें तो यूज के हिसाब से देखते हैं, माइक्रोवेव यूज होती है आपकी, क्वेश्चन 20 है, तो माइक्रोवेव यूज हो जाएगी आपकी एयरक्राफ्ट नेविगेशन में। तो ए का 4 कहाँ पर है, ए का 4 है आपका बी में और सी में, तो बी देखते हैं। यूबी का जो होगा यूज, यूबी देखो यूबी का होता है लेजर आई सर्जरी में, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो 2 सही हो जाएगा काम। अगर एक टेबल से एक क्वेश्चन आ रहा है तो आप इजीली कर सकते हैं। 2022 में तो डायरेक्ट पूछा कि कौन सा सही है। मैंने आपको कहा है गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो गामा से रेडियो की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ हमारी इंक्रीज होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 21 है, इसका आप इजीली देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ यहाँ पे माइक्रोवेव की होगी, सबसे कम एक्सरे की होगी। तो ये ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए, कह रहा है माइक्रोवेव अवन एक्ट ऑन प्रिंसिपल ऑफ, जो माइक्रोवेव अवन है आपका वो किसके प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी वाला, वो जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो आपका वाटर मॉलिक्यूल को देके हीट अप करता है। ठीक है। तो ये आपका अवन से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, एनसीईआरटी में भी है। आगे चलते हैं, पॉइंटिंग वेक्टर करके कभी अगर आपसे पूछा जाएगा, पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर को ही हम एक नाम लेते हैं, इसको बोलते हैं रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। क्या बोलते हैं, रेडिएंट फ्लक्स डेंसिटी। ये आपका पॉइंटिंग वेक्टर है, पहली बात। दूसरी बात, जो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो पॉइंटिंग वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वो वेव की इंटेंसिटी को बताता है। किसको बताता है, वेव इंटेंसिटी को। ठीक है।
और पॉइंटिंग वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो अलोंग कहाँ होगी, वेव प्रोपोगेशन के, ठीक है, या आप बोल सकते हैं ई क्रॉस बी के अलोंग होती है। और दूसरी बात बच्चों, पॉइंटिंग वेक्टर को एस से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या है, 1/μ0 ब्रैकेट ई क्रॉस बी। तो ये पॉइंटिंग वेक्टर का क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो कई बार आपसे आता है, अगर आप μ0 को कन्वर्ट भी कर देते हैं तो ये भी आपका पॉइंटिंग वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन तो इसके मिले नहीं, फिर भी आपको देखने हैं। आगे है फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन। फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन कैसे हैं, ये जो फोर्स रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो ऐसे होंगे बच्चों, जैसे आपने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, या इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल है Q, उस पर जो फोर्स होगा वो आपने देखा है कि कितना होगा, QVB साइन थीटा, और यहाँ पे थीटा 90 होता है, मैक्सिमम एंगल 90 होगा, तो मैक्सिमम फोर्स कितना हो जाएगा, QEB, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, QE। तो इसी पे बेस्ड कई बार आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया एक EM वेव है तो उसका कितना मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स होगा और कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सैंपल के फॉर्म में ये दिखाता हूँ, 2021 में क्वेश्चन आया था, आपको बी दिया था, कह रहे हैं कि एक पार्टिकल है T0 में दो इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 जिसका 4 पाई कूलम है, Q2 जिसका 2 पाई कूलम है, इतने और इतने पोजीशन से हमने भेजे जिसकी वेलोसिटी सेम है। तो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा। देखो पहला पार्टिकल जो Q1 है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड B1 हो जाएगा, कहाँ पर निकालना है, 0 0 पाई बाई K पर। अगर आप B1 निकालेंगे तो B कितना आ जाएगा, B0 I प्लस जे अपॉन में √2, और अंदर अगर आप यहाँ पे पाई बाई K रख दें, ठीक है, और कहाँ पर देखना है, इसको आपको कैलकुलेट करना है 0,0, K पर, ठीक है। तो जब यहाँ पे पाई बाई K रखेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई आ जाएगा। सेकेंड केस में जब B2 निकालेंगे तो B2 में क्या होगा, B2 में आपको रखना है 0,0,3 पाई ओवर K, तो यहाँ पर हो जाएगा B0 I प्लस जे अपॉन में √2 कॉस ऑफ 3 पाई। अब आपसे करें दो फोर्स का रेशियो निकालो, तो F1/F2 मैग्नेटिक फील्ड में निकालना है, कितना हो जाएगा, Q1 V1 ओवर B1 ओवर Q2 V2 ओवर B2, और दोनों की सेम वेलोसिटी है तो V1 से V1 कट जाएगा। अब आपको Q1 रखना है, Q1 आपको 4 पाई दिया है, दूसरा 2 पाई दिया है, तो 4 पाई ओवर 2 पाई, ठीक है, और यहाँ से भी ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। बाकी अगर इसमें देखो B0 से B0 कट गया, आगे का पार्ट इससे पूरा एलिमिनेट हो गया, तो बचेगा क्या, कॉस पाई ओवर कॉस 3 पाई, ठीक हो गया। तो आपको ये पता ही है आंसर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा 1/2, 2:1 आ जाएगा। एक और देखिए इसी पे, ये बेस्ड क्वेश्चन आया है 24, और आपसे कह रहे हैं कि एक लाइट बीम है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है और इलेक्ट्रॉन को अलाउड किया है उसमें नॉर्मली, और तो स्पीड भी दे रखी है, तो व्हाट इज द मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स। तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा ये आपसे पूछा गया है। तो अगेन वही मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगा, QVB साइन थीटा, और साइन 90 कितना हो जाएगा, 1। तो भैया Q कितना दिया है, Q दिया है इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻19, और V कितना है, V है इसमें 3 × 10⁻7, और यहाँ पर B की वैल्यू जब निकालोगे तो B कितना है, B0 800। तो आपको डरना नहीं है, ये अलग अलग मैंने वेरिएशन जितने भी हैं, और इसको इंटू करके कितना आ जाएगा, इंटू कर लीजिएगा आप 48 और 48 कर लेना, चलो इसको इंटू, ठीक है, निकल जाएगा। अगला जो इसमें है पोलराइजेशन और EM वेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो बच्चों अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि EM वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिस्पॉन्सिबल होता है पोलराइजेशन के। कई बार क्वेश्चन आता है कि EM वेव का पोलराइजेशन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो EM वेव का जो पोलराइजेशन है वो हमेशा अलोंग कहाँ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं जो डायरेक्शन आपका पोलराइजेशन की है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो कभी इसमें पोलराइजेशन कंसेप्ट आ जाता है। पोलराइजेशन से ही हम ये कंफर्म करते हैं कि EM वेव ट्रांसवर्स नेचर की होती है, ठीक है। कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर की होनी चाहिए। अब अगर आप इसमें देखें, क्वेश्चन देखें, आप समझेंगे, ये क्वेश्चन दिया है कि एक EM वेव है जो आपका इस डायरेक्शन में जा रही है, एंड ये भी कह रहे हैं विद इट्स पोलराइजेशन अलोंग
के क्या है, पोलराइजेशन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है, के डायरेक्शन में, ठीक है। और ये जो डायरेक्शन है ये आपका क्या है, ये है प्लेन वेव का जो प्रोपागेटिंग है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, और वो है I + j/√2। तो कह रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड यही होगा B0 साइन या कॉस जो भी है, ठीक है, साइन कॉस, और या तो साइन होगा या कॉस होगा, ω/t माइनस आपको वेक्टर दिया है डायरेक्शन का, तो आप लिखेंगे k, और ये डायरेक्शन है I + j/√2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, उसकी डायरेक्शन ही निकालनी है आपको। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा कौन सी डायरेक्शन में, k × I + j/√2, ठीक हो गया। तो जब आप इसका इंटू करेंगे, ठीक है, ये क्रॉस ना पीछे होगा, ऐसे करेंगे तो I क्रॉस k कितना हो जाएगा, I क्रॉस आपका ये आ जाएगा -j, तो I - j/√2, ये डायरेक्शन हो जाएगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और जितने भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हैं मैंने सारे एनसीईआरटी और जेई में जितने भी आए हैं सबको लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है EM वेव आर नॉट रिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, दोनों नहीं होंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। कह रहे हैं द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन EM वेव आर रिलेटेड दिस इज दिस, तो इसका मतलब हो गया ये भी सही है। देखो ये जो लिखा है ना, आपको क्या लिखा है, नहीं गलत है, सेकंड वाला गलत है। क्यों है, आपको लिखा है इन्होंने E0 जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे दिया है, ठीक है, ये टाइपिंग में थोड़ा ये हुआ है। कह रहे हैं कि ये ऐसे रिलेटेड है, कैसे, E0 = √μ0/ε0 इंटू B0। बच्चों ये गलत है, क्यों है गलत, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा एम्पलीट्यूड है दोनों का, वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, और स्पीड ऑफ लाइट किसके बराबर होता है, μ0/ε0, और ज़्यादा ही हो जाएगा c/, ये होना चाहिए, ठीक है। अगर मीडियम की बात करें तो ये मीडियम में ये होना चाहिए, हम बात कर चुके हैं, और एयर में ये होना चाहिए, तो सेकेंड वाला गलत है, पहला सही है, तो ए ऑप्शन करेक्ट। आगे करें, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज सोर्स ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड वाइस वर्सा, दस डिस्टर्बेंस इन इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट EM वेव, ठीक है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सेम है, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। दूसरा करें, इन मटेरियल मीडियम द EM वेव ट्रेवल विद स्पीड v = इतना, ठीक है, तो ये भी गलत है। क्यों, फ्री स्पेस कहता तो ये बात सही थी कि फ्री स्पेस में EM वेव की स्पीड कितनी है, इतनी है, लेकिन मीडियम की बात करेंगे तो उसकी स्पीड कितनी होगी, c/μ0/ε0, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। आगे देखिए, ये क्वेश्चन भी जेई का है, कह रहे हैं कि मैच करिए। अब देखो ये वैसे आपको लग रहा होगा EM वेव का, लेकिन है नहीं EM वेव का, ये सारे एनसीईआरटी से आपको मिक्सअप किया है। तो कह रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, तो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में हमारी जो रे भेजी जाती है वो कौन सी भेजी जाती है, इंफ्रारेड लाइट भेजी जाती है। वहीं अगर आप रेडार कम्युनिकेशन करें तो रेडार में रेडियो वेव भेजी जाती है। सोनार में अगर आप बात करें तो सोनार में आपकी अल्ट्रासाउंड भेजी जाती है, ये तो 9th क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है। और मोबाइल से क्या निकलता है, माइक्रोवेव। आगे देखिए, देखो अवन का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया, ठीक है। अवन कह रहा है कि हमारा अवन का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, ठीक है। तो अवन का प्रिंसिपल क्या है, जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो वाटर मॉलिक्यूल को देके हीटअप होता है। आगे देखते हैं 30 क्वेश्चन। 30 कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, एक करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। EM वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, ठीक है। आपको क्या ढूंढना है, करेक्ट क्या कह रहे हैं, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। ये करेक्ट नहीं ना, ये इनकरेक्ट होगा शायद। कौन सा है 30 क्वेश्चन, इनकरेक्ट होना चाहिए, सिलेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट क्या है वो आपको देखना है इस फॉलोइंग में से। तो आप देखिए, हमने अभी भी बात करी थी EM वेव की कि EM वेव कैसे प्रोड्यूस होगा, ठीक है। और EM वेव में हमने ये भी देखा था कि जो EM वेव है वो मीडियम में ट्रेवल करेगी नहीं करेगी, ठीक है। अभी भी हमने देखा। अब इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसको आप कमेंट करेंगे
कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। इनकरेक्ट क्या होगा, मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ आपके लिए कि क्या ये करेक्ट है इनकरेक्ट है। अच्छा, ये ना इनकरेक्ट ही है, सॉरी, करेक्ट ही है, गलत कर दिया था मैंने। हाँ, तो आप तो चलो मैं ही करा देता हूँ। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, तो कह रहे हैं कि ईएम वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, जो कि गलत है, क्योंकि ईएम वेव को मीडियम की जरूरत ही नहीं है, वो कहीं भी जा सकती है। ईएम वेव कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम, ये बिल्कुल सही है, अभी हमने इस पर बात कर ली। ईएम वेव आर प्रोड्यूस बाय चार्ज मूविंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिल्कुल गलत है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं होगा। आगे कह रहे हैं ईएम वेव आर लॉन्गिट्यूडल, ये भी गलत है, ट्रांसवर्स नेचर से हम ईएम वेव का नेचर देखते हैं। 31 कह रहा है आपसे कि ईएम वेव आर ट्रांसवर्स नेचर, तो ये किससे कंफर्म किया जाता है, पोलराइजेशन से। कह रहा है इंफ्रारेड रेडिएशन इज डिटेक्टेड बाय, तो इसको पायरोमीटर से हम डिटेक्ट करते हैं। आगे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ईएम वेव, तो कौन सा ईएम वेव नहीं है इसमें, बीटा हमारी जो है वो रेडियो एक्टिव है। उसके बाद कह रहे हैं, अब ये जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, कुछ मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी इसमें क्वेश्चन रखे हैं, ताकि आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी साथ में कवर हो जाए। कह रहे हैं ईएम वेव की इंटेंसिटी आई है, वो एक सरफेस पर है और वो वैक्यूम में रखा है और उस पर एक रेडिएशन प्रेशर लग रहा है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो देखिए, अभी भी बात हुई थी, अगर टोटल एब्जॉर्बिंग होगा तो I/C हो जाएगा, क्लियर है। अगर टोटली रिफ्लेक्टिंग होगा तो क्या होगा, 2I/C होगा, तो बी गलत हो गया, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। कह रहा है रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज इतना फॉर रियल सरफेस, और ये रियल सरफेस के लिए हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया A, C, D। अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ईएम वेव कैन बी अ चार्ज, तो कौन सा हो सकता है, तो वो हो सकता है बच्चों, या तो वो आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा हो तब हो सकता है, या वो आपका फॉलिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तब होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट पे नहीं होगा। 36 में चलते हैं। कह रहे कि एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट अबाउट इट्स मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन विद फ्रीक्वेंसी थी इतना। कह रहे हैं कि द ईएम वेव प्रोड्यूस, तो ईएम वेव क्या प्रोड्यूस करेगा, अब देखिए वेवलेंथ होता है c ओवर फ्रीक्वेंसी, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ ओवर 10⁹, तो ये आ जाएगा 0.3 मीटर, ठीक। अब देखिए ये जो फ्रीक्वेंसी है आपकी मीन पोजीशन पे 10⁹ है, इससे वेवलेंथ कितनी आ रही है, 0.3 मीटर आ रही है, ठीक है। और ये कौन से रेंज में आ रही है, रेडियो वेव में, तो पहली बात तो फ्रीक्वेंसी 10⁹ हो जाएगा एक। दूसरी बात, इसमें हमारी जो वेवलेंथ है वो 0.3 हो जाएगी, और 0.3 किस में आती है, रेडियो वेव में, तो बी वाला गलत है। 37 क्वेश्चन क्या करें, देखो एक ई आपको दिया है और ये रिलेशन दिया है। देखो अभी आप देख रहे होगे जे में यही क्वेश्चन आया था, इसका एक पार्ट उन्होंने पूछ लिया गया था, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी से उठाया था, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। तो कहें सर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, तो पहला तो सही है, हमने डिस्कस कर लिया। दूसरी बात करते हैं, कह रहा है कि ईएम फील्ड कैन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ एसोसिएट B = C × B, ये भी सही है, बी वाला भी सही है, ठीक है। सी कह रहे हैं K × C और K.B 0, सी भी सही है, डी वाला गलत है। अब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपको ई दिया है E0 cos kz -ωt, ठीक है। तो जब ये हमारा ईएम वेव है तो ये कहाँ जा रहा है, ये ईएम वेव आपका नेगेटिव जेड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये दिया है, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, E0/c होगा, और अगर डायरेक्शन के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, K × E/c हो जाएगा, ठीक। इसी को भी अगर आप थोड़ा रीअरेंज कर लें तो E = क्या हो जाएगा, CB × K हो जाएगा। अब देखो एंगल जो होता है हमेशा याद रखना, एंगल जो K और E का होगा वो 90 होगा, ठीक है, और K और B का होगा वो भी 90 होगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो हमारा K.B है, ठीक है, ये दोनों डॉट होंगे, हाँ ये भी डॉट है, ये डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 38 देखते हैं। 38 क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपका ईएम द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड टू इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव,
तो उसका जो रेशियो है, उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, ये आपका दिया है c² और ये दिया है √c/1। अब आप देखिए जो आपका रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, वो कितना होगा। मैंने कई बार आपको करा दिया, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है, 1:1। आगे देखिए 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस बाय और रेडिएशन कमिंग फ्रॉम इतना बल्ब इतने मीटर पे ये है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर 50 वाट हो जाएगा तो सेम डिस्टेंस पे कितनी होगी। आप देख सकते हैं अभी जब हमने इंटेंसिटी देखी थी तो इंटेंसिटी क्या था, एनर्जी डेंसिटी इंटू सी। तो आप कह सकते हैं सर इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो बस आप यहाँ पे लगा दीजिए। दो केस के लिए लगाएं, पहले अगर 100 वाट का है, दूसरी बार में 50 वाट का है, तो E0 की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, अच्छा इसमें ना डिस्टेंस भी है, इसमें। तो डायरेक्ट ही कर लीजिए। ठीक है, P और E का रिलेशन देख लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, अगर पहले केस में 1 है, दूसरे केस में 2 है, इसका स्क्वायर तो आ जाएगा /2, तो E/√2 आ जाएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं प्लेन EM वेव है, प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस में, तो कौन सा पेयर जो E और B का है वो चलेगा। ठीक है, तो जब EM वेव आपका एक्स डायरेक्शन में चल रही है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर होते हैं आपस में भी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, वाई वाले कंपोनेंट हो जाएंगे, मतलब बी हो जाएगा, और आपके ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा कौन सा, जेड और वाई। एक्स में चल रहा है ना, तो एक्स परपेंडिकुलर वाई होना चाहिए, परपेंडिकुलर जेड होना चाहिए। तो अगर एक्स में चल रहा है तो वाई जेड चलेगा और जेड वाई चलेगा, एक्स नहीं हो सकता। एक्स क्यों होगा, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर की कंडीशन भी तो बनानी है। चलिए अब कुछ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वैसे मैंने सैंपल के फॉर्म में बनाई है आपके लिए वीडियो। ठीक है, और अगर आप सच में जेईई के एस्पिरेंट हैं बच्चों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप 8.2 करके दिखाइए मेरे को। ठीक है, एनसीईआरटी में जाइए, एग्जाम्पल 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, ये 4 क्वेश्चन भी करिएगा, ये होमवर्क है आपके लिए। आगे हम चलते हैं, तो आगे जो है वो है आपका एनसीईआरटी के पॉइंट टू पाउंडर। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें, अगर आप इसको डीपली देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो देखिए स्टार्टिंग में क्या है आपका, यहाँ पर जब देखें तो इसमें कुछ लिखा हुआ है। देखिए कि लिखा है कि एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट EM वेव। देखो बहुत सारे क्वेश्चन में ये आया, तो ये एनसीईआरटी से उठाया है। एक्सेलरेटेड चार्ज क्या करेगा, वो रेडिएट करेगा EM वेव। ठीक है, और बाकी इसमें दिया भी है कि जो गामा है उसकी वेवलेंथ रेंज ये है, ये रफली आइडिया आपको पता होना चाहिए, और कैसे प्रोड्यूस होगा ये दिया है। ठीक, आगे कह रहे हैं इंफ्रारेड वेव विद फ्रीक्वेंसी लोअर देन दोज ऑफ विजिबल लाइट वाइब्रेट नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन बट एंटायर एटम या मॉलिक्यूल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि इंफ्रारेड वेव जो है वो क्या क्या वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट कर सकता है, एंटायर एटम कर सकता है, मॉलिक्यूल कर सकता है। ठीक है, और उससे क्या होगा, वो वाइब्रेशन से आपका इंक्रीज होगा इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हीट वेव कहते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं द सेंटर ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ आवर आई कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ द वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सन। दिस इज बिकॉज ह्यूमन हैव इवॉल्व विद विजन एंड मोस्ट सेंसिटिव टू स्ट्रॉन्गर वेवलेंथ। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे ये आपके एनसीईआरटी का एक पॉइंट है, ये आपको अच्छे से देखना है, और एक ये है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक, अच्छा जी, उसके बाद आपका बच्चों ये रहा, तो इसमें भी एक छोटा सा एनसीईआरटी का पॉइंट है, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट एनसीईआरटी में आपका ये इसमें मैं हाईलाइट करना भूल गया, वो ये है कि जो हमारे हर्ट्ज साहब थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे एक रेडिएशन प्रेशर निकाला। क्या निकाला, रेडिएशन प्रेशर निकाला, और वो रेडिएशन प्रेशर की वैल्यू जो थी वो थी 7 × 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतनी थी, 7 × 10⁻⁻6 इतना था। और उस सरफेस का उन्होंने जो एरिया लिया था वो लिया था 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वहाँ से जो हमारा प्रेशर आया था, प्रेशर से जो फोर्स आया था वो आ गया था 7 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है,
तो ये थे हमारी आज की EMB वाली वीडियो। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो एक लाइक और एक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ये आपकी स्वेच्छा है। और अगर अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए ये ज़रूर कमेंट करें, मैं उसी पे काम करूँगा। ठीक है, और आप देख ही रहे हैं इसमें मेहनत बहुत लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें मेहनत करूँ थोड़ा सा और आपको अच्छा कंटेंट दूँ, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहें। और मैं अभी मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ आपका करंट तैयार कर रहा हूँ। उसके बाद क्या आप टॉपिक बताएं जो आपको सबसे ज़्यादा चाहिए, और ऐसे ही रिवीजन चेकलिस्ट मैं आपके लिए बनाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। विशिंग ऑल द बेस्ट।